प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी और उसके द्वारा किए गए कृषि सैनिक कार्यों में अन्य सुधार। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी के बारे में ये कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1303 ईस्वी की चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण पॉलिसी अपनाएगी। पहली बात तो ये है कि बाजार नियंत्रण पॉलिसी है क्या। बाजार नियंत्रण पॉलिसी क्या थी? प्यारे विद्यार्थियों, बाजार नियंत्रण पॉलिसी से अभिप्राय है कि हर एक वस्तु का रेट निश्चित कर देना, हर एक वस्तु का रेट निश्चित करके और जनसाधारण के लिए भी वही रेट मिले, एक कर्मचारी को भी वही रेट मिले। इसमें जो है एक निश्चित मात्रा को कोई व्यक्ति स्टोर कर सकता था जो राज्य के द्वारा डिसाइड की गई हो। इसके साथ साथ हर एक वस्तु के रेट जो है वो निश्चित किए गए थे। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार उस रेट से अधिक पैसे नहीं ले सकता था। इसके साथ साथ हर एक दुकानदार के लिए ये जरूरी होता था कि वो जो भी चीज देगा वो पूरी देगा, कम नहीं देगा। रेट निश्चित। जगह जगह मंडियों की स्थापना की गई, जगह जगह पर मंडियों की स्थापना की, मंडी स्थापित की जगह जगह पर। इसके बारे में जो है अलग अलग उस समय समकालीन और बाद के इतिहासकारों ने इस मंडी सिस्टम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। एक जो है कहते हैं कि मंडी जो बाजार सिस्टम था, इसके संबंध में कहते हैं कि बरनी की तारीख है फिरोजशाही में इसके बारे में वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ इब्न बतूता, इसामी, शेख नासिरुद्दीन की सूफी रचना अमीर खुसरो, इनकी रचनाओं के अंदर जो है बाजार नियंत्रण पॉलिसी के बारे में डिटेल से दिया गया है, इनका वर्णन मिलता है। तो बाजार नियंत्रण पॉलिसी, ये कहते हैं कि मंगोलों के खिलाफ एक बात और भी आती है कि भाई सैनिक चाहिए थे ज़्यादा, क्यों मंगोलों के बार बार अटैक हो रहे हैं। इनके राज्य पर बैठने के साथ ही, सिंहासन पर बैठने के साथ ही मंगोल आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे। 96 में, ये 1296 में राजगद्दी प्राप्त की और 1297 में पहला मंगोल आक्रमण इनके समय हो गया। सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण इन्हीं के समय होते हैं। हालांकि उन मंगोल आक्रमणों से पार पाने में ये कामयाब होते हैं, लेकिन इन्हें एक बात का आभास हो जाता है कि भाई ठीक है, मंगोल आक्रमण को हमने असफल कर दिया, तो हमें एक सेना की आवश्यकता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान है जिसने सैनिकों के लिए नकद वेतन का प्रावधान किया है। जागीर नहीं देता, नकद वेतन देता, और वेतन कम है, लेकिन कम वेतन में भी इतिहासकार कहते हैं कि किस प्रकार से। यस बेटा, आप उठ गए बेटा, क्लास ले लो, ये देखो। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ बेटा, कम वेतन है। अब कम वेतन के अंदर अपने सैनिकों को किस प्रकार संतुष्ट करना है। इसके साथ साथ कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इसका एक उद्देश्य ये भी था कि जो है अगर जनता को एक निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुएं मिल जाएंगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो परिणाम क्या होगा। यस बेटा,
ओके ओके बेटा पढ़ा प्लीज प्लीज, जाओ मम्मी पास जाओ। तो क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि विद्रोह नहीं होंगे। जनता को जब जरूरी चीजें मिल जाएगी, उन्हें जो है भरपेट समय पर भोजन मिल जाएगा और भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो बेटा ये इनकी दूरदृष्टि, और कहते हैं इसी बाजार नियंत्रण पॉलिसी के कारण जो है ये विश्व विख्यात है। ये दक्षिण अभियान के कारण जो है इनकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। तो इनकी बाजार नियंत्रण पॉलिसी पूरे विश्व के अंदर ऐसी पॉलिसी कहीं नहीं थी। आज भी आधुनिक काल में, हाँ बेटा, लेन पोल था बेटा। तो अब जो है क्या सिस्टम क्रिएट हुआ, अब सिस्टम ये क्रिएट हुआ कि अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण पॉलिसी लागू की। ये अपने आप में विश्व में सबसे अलग पॉलिसी थी। आज के संदर्भ में अगर आज देखा जाए, आज भी भारतवर्ष में कालाबाजारी है। भारत का विश्व के अनेक भागों में है, यातायात के साधन है, संचार के साधन है, आधुनिकीकरण है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो है कालाबाजारी मिलती है जबरदस्त। अगर हम आज कोई वस्तु खरीद के लेके आए हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको वस्तु जितना आपको रेट दे के आए, अगर आपने 2 किलो सेब खरीदे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप 2 किलो सेब घर लेके आएंगे। उसमें कम मिलने की पूरी पूरी संभावना आपको रहती है। मैं गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? ऐसा ही है या कुछ और है भाई? आज ये संभावना है ना कि हम जो है लेने गए लेकिन पूरा ना मिले, रेट भी अगर रेट उसका 2 रुपये है तो आपको वही जो है 2 की बजाय क्या रुपये मिलेगा, वही हो सकता कि आपको जो है 2 की बजाय 3 रुपये मिले। अब काला बाजारी जो अभी देखा कोरोना काल में, इंजेक्शन के लिए, जरूरी दवाओं के लिए जिसका रेट अगर 200 रुपये था, वो मार्केट के अंदर 20-20 हजार रुपये की बिकी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसा नहीं था। ये अभी जो आप देखोगे, अब जब हम टॉपिक को करते हैं तो आप इसमें आराम से देखोगे। अब कहते बाजार नियंत्रण पॉलिसी। बेटा अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण पॉलिसी के बारे में बर्नी कहता है कि इसका उद्देश्य जो है मंगोलों के आक्रमण को रोकने के लिए एक सेना का गठन करना था। और सेना, इसके पास धन इतना नहीं था लेकिन बड़ी सेना चाहिए थी। अब बड़ी सेना चाहिए, कम वेतन में सैनिकों को किस प्रकार से जीवित रखा जाए, किस प्रकार से जीवित रखा जाए। तो उसने क्या करा, उसके दिमाग में एक बात आई कि हर चीज के मूल्य निश्चित कर दिए जाएं। नकद वेतन दिया जा रहा है, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए जाए और बाजार के ऊपर ऐसा सिस्टम कर दिया जाए काला बाजारी ना हो। बर्नी कुछ और कहे, बर्नी कहता है बाजार पर अलाउद्दीन के नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य हिंदू व्यापारियों को दंडित करना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। भाई हिंदू व्यापारियों को दंडित करना तो ना कर देता, हिंदू व्यापारियों को दंडित करने के बारे में तो वैसे कर देता। ये अमीर खुसरो कहता है कि बाजार नियंत्रण पॉलिसी जो है, बाजार जो नियंत्रण पॉलिसी है, उसका उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना है ताकि वो विद्रोह ना कर दे। ठीक है कि सेना, अब सैनिक जो थे वो कितने थे, वो तो उनके परिवार तो थे। अगर एक सैनिक युद्ध में लड़ता है और उसके परिवार को भरपेट भोजन भी ना मिलता हो तो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, जनता विद्रोह करेगी। तो कहते हैं कि जनता को सुख सुविधाएं देने के लिए, ताकि वो विद्रोह ना करे और जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और मंगोल आक्रमणों से और अपने साम्राज्य का मुकाबला कर सके और अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, इसलिए जो है इसने बाजार नियंत्रण पॉलिसी लागू की। बाजार कहते अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजारों का निर्माण किया, जगह जगह बाजार सिस्टम स्थापित किया। अलाउद्दीन ने दिल्ली में बदायूं द्वार के भीतर
जो है अनाज, कीमती कपड़े और गुलाम मवेशियों के लिए 3 बाजार बनवाए। इन्होंने जगह जगह बाजार नियंत्रण किया। अब भाई दिल्ली में अगर सुल्तान रहे तो बेटा दिल्ली के, देखो सीधी बात है, राजधानी के आसपास तो ये सिस्टम और भी ज़्यादा बेटर होगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई दिल्ली का आसपास का एरिया में बाजार नियंत्रण पॉलिसी रही, अन्य में नहीं रही। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो जहाँ जहाँ इसका क्षेत्र था सभी क्षेत्रों में इसके द्वारा बाजार नियंत्रण किया गया और बाजार नियंत्रण पॉलिसी अपनाई गई। इसमें जो है बाजार में एक बाजार के ऊपर नियंत्रण करने के लिए सराय ए अदल, बाजारों को जब एक सराय अदल कहा गया और इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई। अधिकारी की नियुक्ति की बाजारों के जो सर्वोच्च अधिकारी था उसका नाम था सहनाए मंडी। सहनाए मंडी नामक एक अधिकारी नियुक्ति की गई और बाजारों के लिए सराय अदल शब्द यूज किया गया। सराय अदल याद ना तो बाजार लिख दिया सीधा, और जे सहनाए मंडी तो याद रह जाएगा, सिंपल है ना। तो आप जो है बाजार का प्रमुख अधिकारी कह देना कि नियुक्ति की गई, बाजार के लिए नियुक्ति की गई। बाजार बनाए गए, एक में तो है अनाज, दूसरे में कीमती कपड़े और तीसरे में गुलाम और मवेशी। इनकी जो है इनके लिए अलग अलग सिस्टम क्रिएट किया गया। बाजार के प्रमुख अधिकारी जो बनाए गए उनका काम क्या था? सहनाए मंडी बाजार का प्रमुख अधिकारी था। अब इसके अधीन अनेक कर्मचारी हुआ करते। कहते अलाउद्दीन ने जो है मलिक कबूल की जो नियुक्ति की थी सहनाए मंडी के रूप में। इसका काम था यह सौदागर यानी व्यापारी जो है उनका रजिस्ट्रेशन करेगा। सभी जो व्यापारी हैं, जो सहनाए मंडी का दफ्तर है, दफ्तर के अंदर सभी व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, लाइसेंस लेना होगा। जिस प्रकार से हमारे अनाज मंडी है, इसराना अनाज मंडी, पानीपत अनाज मंडी, गुड़ मंडी, इनमें जो है मतलोडा अनाज मंडी, इन अलग अलग अनाज मंडियों के अंदर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? व्यापारी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक लाइसेंस लेना होगा, ताकि उसका लाइसेंस अगर जरूरत पड़े तो उसका रद्द भी कर दिया जाए। दुकानदार जो थे उनके ऊपर यह सख्त नियंत्रण रखेगा कि भाई वो जो है जो तय कीमत है उससे फालतू ना बेचे। अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए तो ये न्याय भी करेगा। दीवान रियासत वाणिज्य मंत्री, ये कहते बाजार के ऊपर जो वित्त मंत्री था, बाजार के ऊपर वो सर्वोच्च अधिकारी वो था। कहते और इस समय में मलिक याकूब उसका वित्त मंत्री जो है, वाणिज्य मंत्री, सॉरी व्यापार मंत्री, वाणिज्य मंत्री जो है वो इसका प्रमुख अधिकारी था। याकूब पहले नाप तोल मंत्री था, इसलिए जो है इसको अब बाजार के अंदर आपको पता है कि नाप तोल के संबंध में भी जो है विशेष नियंत्रण रखना होता। नाप तोल भाई ठीक तोल हुए है या नहीं होता। कुछ अधिकारी और बनाए, कहते गुप्तचर, ब्रीद। बेटा कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि मंडियों के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचरों को छोड़ दिया। अनेक अलग अलग अधिकारी जो थे उन अधिकारियों को नियुक्त किया। इसके बाद जो है उसने जो है व्यापारियों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। बाजार संबंधी अधिकारी जो थे उनके काम निश्चित कर दिए कि ये काम करेंगे। वस्तुओं की कीमत डिसाइड कर दी। इसमें वस्तुओं की कीमत के बारे में जो कुछ कहा गया है, कहते गेहूं जो था 7.5 मन प्रति जितल था, जो आजकल जो रेट निश्चित कर रखे हैं वही बात, उसने भी रेट निश्चित किए। चना चावल 5 जितल प्रति मन था, जो 4 जितल प्रति मन था, और बढ़िया घोड़े 100 से 120% हुआ करते थे, और एक मन में 40 शेर हुआ अगर भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने नियम बनाया एक कि जो बढ़िया किस्म के घोड़े हैं ना, जो बढ़िया किस्म के घोड़े हैं वो केवल राज्य को बेचे जाएंगे, आम आदमी को नहीं बेचे जाएंगे। बर्नी कहता है कि जो टैक्स जो था व्यापारियों से
व्यापारियों से जो टैक्स था वो कहता कि हिंदू व्यापारियों को 10% और मुस्लिम व्यापारियों को 5% देना होता था। इसके साथ साथ कहते कि कुछ सरकार सहायता देती थी, सरकार जो है स्वयं व्यापारियों को सहायता देती। मुल्तानी व्यापारियों का जिक्र आता है, कहते इसे 20 लाख टका तक की सरकार के द्वारा इस आधुनिक काल में हम मान लें कि भाई ऋण देना, ब्याज जो को ऋण दिया, बैंक में ऋण मिलेगा, सरकार ऋण दिया करे, वो सिस्टम था। अब ये काम के थे, होता क्या था? सबसे पहले तो सभी वस्तुओं के रेट निश्चित किए गए। दूसरा, परिवहन के जो साधन थे उनको विकसित किया गया। मंडियों की स्थापना की गई। माप तोल जो है उसको समय समय पर जांचा गया। गुप्तचर व्यवस्था कायम की गई। अगर कोई व्यक्ति कम तोलता है उसको दंड स्वरूप जो है उसका उतना ही मांस काट के डाल दिया जाता था, उतना ही मांस काट के डाल देते थे। कहाँ? बराबर में तोल लो उसके। अगर 1 किलो में से किसी ने 50 ग्राम अगर कम तोल दिया तो 50 ग्राम कम तोलने का एवज में 50 ग्राम उसके शरीर से मांस काट दिया जाता था और मांस काट के जो है डाल दिया जाता था। राशन प्रणाली या सिस्टम जो महाराज आजकल कोटे चल रहे हैं, आजकल सरकार की दुकानें खुल गई। परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि इसके तहत लोग जो है अब क्या करने लगे, लोग डरने लग गए। लोग डरने लगे, वो कम तोलने की बात जो है दिमाग में लाते भी नहीं है, क्योंकि पता है कि जो है थारा मांस काट लिया जाएगा। कम तोलने, समय समय पर जो बाट से बट्टे थे उनकी जो है उनको मापा जाता था, तोला जाता था। भाई 1 किलो का है कि नहीं ना, तो उसमें उसके अंदर रांग भरी जाती थी। अगर वो कम है, बाई चांस देखो समय के साथ साथ बट्टे घिस भी जाया करते थे, तो समय समय पर जो है मंडी के अधिकारी आते, उन बट्टों की माप करते और बट्टों की माप करके जो है सिस्टम क्रिएट करते, उसके अंदर जो है लाख भर देते थे। राज्य ने गोदाम बनवाए और जो व्यापारियों के गोदाम थे उनमें एक मात्रा निश्चित कर दी कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित सरकार के द्वारा निर्धारित की कि भाई चावल इतने होने चाहिए, आप पे जो है खाद्यान्न वस्तुएं जो गेहूं इतना इकट्ठा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी व्यापारी इकट्ठा नहीं कर सकता था। ये सिस्टम उसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो हमारा राशन प्रणाली है जो है, और ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था। इससे पहले किसी सुल्तान के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। इब्न बतूता ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संग्रहित चावलों को 1334 ईस्वी में खाया था। 1334 ईस्वी में खाया था, यानी जो संग्रह कराया था ना, देखो वहां तक चल गया, आगे तक जो गोदाम सिस्टम है इस बात का वर्णन आता है। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ है? इसका बेनिफिट ये हुआ, सबसे पहला बेनिफिट हुआ भाई, बाजार की कीमतें निश्चित होने से आम आदमी भ्रष्टाचार से बच गया। अब एक रेट की लिस्ट टंगनी होती थी, हालांकि जो नियम तो इस भी फिर उसने लागू करे कौन? नियम तो इब भी है कि भाई रेट की जो है अपने दुकान का टांगो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चित किया कि रेट की जो दुकान के सामने टांगो भाई चावल इतने रुपए किलो, गेहूं इतने रुपए किलो, सब्जी इतने रुपए किलो, हर चीज का जो रेट था उसको टांगने की बात कही, उसको एक शामपट बना के लिखने की बात कही। इससे एक बेनिफिट हुआ कि भ्रष्टाचार कम हुआ और जो अपनी जनता को खुश रख पाया, विद्रोह कम हुए। इसके साथ साथ एक बड़ी सेना रख पाया और पूरा का पूरा टैक्स, पूरे के पूरे बाजार पे नियंत्रण करने से पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम जो था वो इसके को मिलने लग गया, राज्य की आमदनी बढ़ी। इससे एक बड़ा बेनिफिट और हुआ, इससे जो है राज्य में अकाल कभी नहीं पड़ा, और खासकर दिल्ली के एरिया में तो कभी पड़ा नहीं, जहां राजधानी आसपास थी। वर्षा कभी कम होती, कभी ज्यादा होती,
अकाल पड़ा करते। अब क्या हुआ, अब अकाल पड़ने बंद, क्योंकि अकाल के टाइम में क्या होता है, व्यापारी जो है ना एक जगह कुंडली मार के बैठ जाया करते, गोदाम भर लिया करते, जनता को मिला नहीं करता। अब जो है राज्य के द्वारा एक निश्चित, और गोदाम जब सिस्टम बनाए, गोदाम बना दिए, ये मान लिया भाई उपज घनी होगी, गेहूँ घने हो गए, तो क्या कराया, उसको इकट्ठा कर लिया। और जिस टाइम जो है आमदनी जो वर्षा नहीं हुई, उस समय वो गोदाम बड़ा काम आएगा। तो इससे अकाल सिस्टम के ऊपर भी ब्रेक लगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पॉलिसी कारगर सिद्ध हुई। इससे जो है, इससे वो एक बड़ी सेना रख पाया, जनता को खुश रख पाया, और जो है व्यापारी भी कुल मिला के, क्योंकि अब व्यापारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के तहत पैसा नहीं देना पड़ता था, तो कुल मिला के वो भी ठीक थे। अन्य सुधार, अलाउद्दीन खिलजी ने कहते भू राजस्व के मामले में भी सुधार किए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा खालसा भूमि, जो सरकारी भूमि होती है, वो अलाउद्दीन, दिल्ली सल्तनत के शासकों के समय में अलाउद्दीन खिलजी के समय थी। जो गंगा दोआब का क्षेत्र था, मेड़ से लेकर कड़ा तक का जो क्षेत्र था खासकर, उस क्षेत्र को जो है खालसा भूमि में बदल दिया, और एक नियम बना दिया कि ये सीधे जो केंद्र सरकार के अंतर्गत रहेगी, कोई भी इक़्तिदार इसके अंडर नहीं आएगा। यानी इससे जो राज्य की आमदनी बढ़ेगी, इक़्तिदार बीच में होगा तो इक़्तिदार की आमदनी बढ़ेगी। इसने भू राजस्व के मामले में सुधार किया। क्या किया, इसने जो है पहले तो जमीन की पैमाइश करवाई है, सारी भूमि की पैमाइश करवा दी। पैमाइश करवाने वाला भी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इससे पहले किसी भी व्यक्ति के द्वारा भूमि की पैमाइश नहीं करवाई गई थी। इसके द्वारा कर का निर्धारण, कर पहले दो प्रकार से लिया जाता था। एक तो लिया जाता था बेटा जीनस के रूप में, और एक नकदी के रूप में। अब इसने क्या करा, इसने डायरेक्ट रूप से एक निर्णय कर दिया कि जो है भू राजस्व अनाज के रूप में कर नहीं लिया जाएगा भाई, सीधा नकदी के रूप में तो बेच दो और अपना कर के रूप में जो राज्य को जमा करा दो। अलाउद्दीन खिलजी की ये जो इसके सुधारों के बारे में कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों के बारे में कहा, भू सुधार जो करे, इसके बारे में बर्नी कहता है जो इसके जो सुधार हुए वो गरीब बनाम अमीर की संज्ञा देता है। भाई गरीब और अमीर की संज्ञा देता है। वहीं मोहम्मद हबीब क्या कहता है, वो कहता है कि यह ग्रामीण क्रांति थी, गांव में भूमि की पैमाइश करवा के एक निश्चित सिस्टम क्रिएट करना, और जो है गरीबों के हित की ग्रामीण क्रांति कहता है, ग्रामीण क्रांति। अब कहता है कि राजस्व अधिकारी बीच का जो एक होया करता जो सिस्टम, एक बिचौलिया होता था, बिचौलिया सिस्टम बंद कर दिया इसने, और सीधा जो है अधिकारियों की नियुक्ति कर दी कि डायरेक्ट रूप से अधिकारी जो है वो राजस्व की उगाही करेंगे। हाँ बेटा, गरीब बनाम अमीर इसलिए कहा कि जो अलग अलग इतिहासकार हैं, गरीब बनाम अमीर दो खाई बन गई वहां। एक तो जो आम आदमी था पहले, इससे पहले गरीब आदमी को जो लूटा जाया करता, भूमि में सुधार नहीं हुआ करता, जो भूमि के अंदर जो सुधार नहीं हुआ करता, इसने भूमि की पैमाइश करवा दी। बिचौलिए होया करते जो मन माफिक इनसे कीमतें लिया करते, मन माफिक जो कीमतें लिया करते, जिससे जनता विद्रोह किया करती थी, जो घूसखोरी देनी होया करती। राज्य लेता 100 रुपये, बिचौलिया ले 150 रुपये। दूसरा, गांव में सुधार नहीं हुआ करता, भूमि की पैमाइश नहीं थी। तीसरा जो है उन्हें जो है उनकी फसलों को तो कम कीमत पर ले लिया जाता, और उनको जब देने की बात आती तो महंगी कीमत पर होती, रेट निश्चित नहीं थे। इसलिए जो है बर्नी ने इनको जो कहने की कोशिश की है भाई गरीब बनाम अमीर है, तो गरीब बनाम अमीर की एक संज्ञा देने की प्रयत्न किया है। और दूसरा क्या, ग्रामीण क्रांति। भाई गांव में सुधार की बात है, सीधी बात है, जब क्रांति की बात करें तो सुधारों की बात आती है।
इसने क्या काम करा, इसमें भूमि की पैमाइश करवा दी। दूसरा, कर को जो नकदी के रूप में लेना प्रारंभ कर दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार एक बात और भी कहते हैं कि भाई नकदी के साथ साथ जो है कई बार अलाउद्दीन अनाज के रूप में भी कर लेता है। अलग अलग मैटर है जो दोनों की। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था, कर की नकदी अनिवार्य कर दी। दूसरे, वह भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर कर निश्चित किया। वास्तविक आय पर कर निश्चित किया। इससे पहले कर वास्तविक आय अगर 20 मन हुई है ना, 20 मन पे कर लगाया, 30 मन हुई है तो 30 मन पे लगाया। अब इसने जमींदार जो वर्ग था, सर्वप्रथम जमींदार शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। अमीर खुसरो के द्वारा सर्वप्रथम जमींदार शब्द का प्रयोग किया गया है। बर्नी ने खुद कहा है, अलग अलग अधिकारी थे उसमें। बर्नी ने क्या कहा है, इसके साथ साथ एक बात और है, जमींदार अधिकतर हिंदू थे और उनसे कर बहुत ज्यादा लिया जाता था। और जो है बर्नी कहता है, हिंदू व्यापारियों के बारे में कहता है कि अब वे घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे, पान की गिलोरियां नहीं दबा सकते थे, और वे इतने गरीब हो गए थे कि उनकी बीबियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता है। हालांकि ये बात जो है तर्क संगत ही प्रतीत नहीं होती। अगर ऐसी नौबत थी व्यापारियों की तो व्यापार क्यों करेंगे भाई? जब शांति है, भ्रष्टाचार नहीं देना पड़ता, टैक्स देना, ये व्यापार आज भी आप एक बात देखियो, दुकानदार है उधर जाइयो, दुकानदार एक कहते मिलेंगे आपको महंगी चीज देंगे और उनको कि बसदा है को नहीं, ये बसदा है को नहीं। अरे बसता नहीं तो आप दुकान खोलो क्यों बैठे भाई, झूठ बोलना करे। तो ये संभवत जो है अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बात बताने की कोशिश की है। फिर बिचौलिया सिस्टम हो गया भाई, बिचौलिया सिस्टम को इसने खत्म कर दिया। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार। सेना के मामले में अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ सुधार किए। सबसे पहले कहते कि सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ किया। इसने जो एक बड़ी सेना, लगभग 4 लाख से ऊपर सेना का गठन किया। इसमें उसने एकता का आवंटन बंद कर दिया। एक सैनिक जो है उसको 254 टका वार्षिक, 19.5 टका मासिक एक अप्पा सैनिक, और 2 अप्पा सैनिक जो है उसको 78 टका, 312 टका जो है वार्षिक। घोड़े को दागने की प्रथा और जो सैनिकों को हुलिया नोट करने की प्रथा, घोड़ा दागण की याद आप देखोगे अपने घर, अपने गांव में देखियो सरकारी खागड़ जोटे देखियो, और उसकी जो लास्ट वाली पैर है ना, ये ध्यान नहीं लेफ्ट में होता है राइट में होता है, उसमें जो है एक निशाना मार दे हैं, आग लगा दे उसमें, जो कोई निशान ठोक दे और उसका निशान भाई सरकारी है। तो यहां इसने क्या किया, इसने बेटा सरकारी सिस्टम क्रिएट किया कि ले भाई घोड़ा जो, इससे पहले क्या होता था कि जो इक्तादार जिस पर सैनिक थे वो राज्य को दिखाते हमारे पास जो 20,000 सैनिक है, घोड़े हैं, और जो है सुल्तान को गुमराह करते थे। वेतन तो 20,000 का ले जाते और उनका दौरा पांदे 10,000 15,000। फिर जो सुल्तान आंदा को उसमें गिनती होती का बार, तो किसी के आम व्यापारी के पकड़ के ले आया करते, आम आदमी के पकड़ के ले आए, आम सैनिक खड़ा कर दिया, आम आदमी खड़ा कर दिया। तो इससे जो राज्य को नुकसान होता, आर्थिक भी और जो सैनिक बल का भी नुकसान होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि घोड़ों को दागने की प्रथा कर दी कि अभी सबको पता लगे सरकारी है। इसके साथ सैनिकों का हुलिये से अभिप्राय है भाई कितनी हाइट है, कितनी चेस्ट है, क्या नक्श है, कहाँ कोई निशान है, रंग कैसा है, ये सभी बातें का। अलाउद्दीन खिलजी ने डायरेक्ट सेना, सुल्तान ने जो एक सेना थी इक्तादारों की, ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी स्थायी सेना का निर्माण किया। बलवन के पास जो है 2 लाख सैनिक बताते हैं, और स्टार्टिंग में इसने 3 लाख कर दिया। उसके बाद इन सैनिकों की संख्या वो बढ़ाता चला गया, और जो बाद में जाके इसकी सैनिकों की संख्या 4 लाख से प्लस
हो गई थी, क्योंकि इसका एक लक्ष्य था कि 4 से 5 लाख सैनिक इसके पास जो होने चाहिए। अलाउद्दीन ने खिलजी ने राजस्व संबंधी कुछ सुधार किए। अमीर खुसरो ने तारीख इलाही में अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व संबंधी कुछ सुधारों की बात की। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, विश्व का विजेता, जनता का चरवाहा और पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा। अब आता धर्म के मामले में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अलाउद्दीन खिलजी धर्म कैसा था इसके मामले में। खिलजी धर्म को किस प्रकार, खिलजी जो है धर्म को खास महत्व नहीं देते थे कि ये जो है ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण किया। धर्म अलग, राजनीति अलग। निरंकुशता के सिद्धांत को प्रबल बनाया। साम्राज्यवाद एवं राज्य हित को प्राथमिकता दी, धर्म को बाद में। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने धर्म को सेकेंडरी चीज बना दिया। इससे पहले धर्म हमेशा नंबर 1 पे रहता था। उसका राजतव बलवन के राजतव से इस अर्थ में भिन्न है कि उसने बलवन के निरंकुश और सैन्यवाद सिद्धांत को नई ऊंचाई तो दी, लेकिन बलवन की कुलीन तंत्रीय जातीयता नस्लवाद की नीति को अलाउद्दीन ने स्वीकार किया। ये क्यों कहा भाई? क्योंकि बेटा अलाउद्दीन ने जो आम जो थे, खासकर भारतीय मुसलमान थे, उन मुसलमानों को और आम आदमी को, जो योग्य व्यक्ति थे, उन व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर बैठाया, जबकि बलवन जो इन लोगों से घृणा करता था। बलवन जो है भारतीय अफगानी मुसलमान थे, इनसे घृणा करता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने किसी प्रकार की जाति, जो मुसलमानों के अंदर अलग अलग जातियां थी, उन जातियों को, इसने जातिवाद को नहीं माना। धर्म व राजनीति को पृथक कर दिया। इसके बारे में क्या कहा जाता है? कहते हैं कि यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, खलीफा का दाया हाथ की उपाधि तो ले ली, जिसका सीधा अर्थ है लेकिन जो नाम मात्र खातर ली, बस खलीफा की मान्यता लेने खातर ले ली, नाम खातर। अलाउद्दीन ने केवल कार्यालय के अभिलेखों में खलीफा का नाम तो ऐड करवा दिया, लेकिन उसे कहीं राज्य में व्यवहार में नहीं लाया, व्यवहार में कहीं नहीं लाया, जैसा कि अन्य शासकों में दिखाई देता है। ये कहता है कि यह बात उसने उलेमा वर्ग को साफ कह दिया था कि धर्म और राजनीति का अगर मामला होगा, और राजनीति के मामले में अगर धर्म कहीं आड़े आता होगा, तो मैं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करूंगा। अलाउद्दीन खिलजी की अन्य उपलब्धियां क्या हैं? अलाउद्दीन खिलजी की अन्य उपलब्धियां जो है, उसमें कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बेटा पहला सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया। उसने कहा कि जो महिलाएं हैं ना, जो वेश्याएं जो हैं नगर की, उन्हें निर्धारित एक समय दे दिया और उनको कहा कि इसके भीतर विवाह कर लो, अन्यथा जो है आपको जो है दंड दिया जाएगा। इसके साथ साथ कहते हैं मुगल काल में भी थोड़ा सुधार हुआ है। औरंगजेब ने भी वेश्यावृत्ति को निषेध किया था। और जो है अकबर का टाइम भी बात आया है, अकबर ने वेश्याओं को शहर से हटा दिया था, शहर से हटाकर शैतानपुरी में बनवा था अलग, उसको शैतानपुरी कहने लगे, चलो अलग जगह बता दी। अलाउद्दीन खिल ने साफ कह दिया कि विवाह कर लो। अलाउद्दीन ने अलाई किला या कुश्ते श्री बनवाया, जिसके 7 द्वार हैं। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के पास 50,000 गुलाम थे। उसने 70,000 कारीगरों को भवन आदि बनाने के लिए नियोजित किया था। उसकी केंद्रीय सेना में 4,75,000 अश्व सेना, इतनी बड़ी सेना जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में थी। अलाउद्दीन खिलजी भारत से बाहर, अलाउद्दीन खिलजी को इस्लाम का प्रचारक माना जाता है, लेकिन
लेकिन जो है अलाउद्दीन खिलजी वास्तव में इस्लाम का प्रचारक इतना नहीं था, क्योंकि जो है इस धर्म और राजनीति को उसने राजनीति को पहले माना। इसके साथ साथ अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी, उसके राज्य में राज आश्रय प्राप्त जो है, इसको आप जो है चाहे साहित्यकार मान लो, चाहे इसको चाहे जो भाई जो पढ़े लिखे व्यक्ति मान लो, जो है ये सिस्टम था। इसके साथ साथ कहते हैं कि उसके दरबार में 46 अन्य, ये बात जो है बर्नी कहता है, खुसरो के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में 46 साहित्यकार और भी थे। और जो है समय समय पर जिस प्रकार अकबर अपने यहाँ शास्त्रार्थ कराता था अलग अलग धर्मों के लोगों के मध्य, तो थोड़ा एक उदाहरण और मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के समय। कहते जैन आचार्य महासैन ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपने विरोधियों से शास्त्रार्थ किया था, यानी किसी टॉपिक के ऊपर वाद विवाद किया था। अलाउद्दीन उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उनके सामने जो है नतमस्तक, उनको नमस्कार किया, उनको जो है इतना मान सम्मान दिया। जैन मुनि पूर्णचंद भी सुल्तान के करीबी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जैन कवि रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया था। बर्नी कहता अब आगे अलाउद्दीन खिलजी की भाई सिस्टम। कहते 1316 ईस्वी में जलोदर को बीमारी होती थी, उस बीमारी से इसकी मृत्यु होगी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी वंश का ही नहीं अपितु पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे महान सुल्तान था। वो महान विजेता था, महान प्रशासक था, महान कूटनीतिज्ञ था और महान अर्थशास्त्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद एक मुबारक सा खिलजी आता है जिसने 1316 से लेकर और 1320 ईस्वी तक जो है शासन किया। हालांकि जो है एक बात और भी आती है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी अपनी मृत्यु से पूर्व जो है शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मात्र कहते हैं कि जो है ये 35 दिन ही शासन कर पाया था। इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, जिसने स्वयं को जो खलीफा की उधारी उपाधि धारण कर ली थी और 1320 ईस्वी में इसकी जो है हत्या कर दी गई और खिलजी वंश के स्थान पर एक नया राजवंश भारत में स्थापित हुआ जिसको हम तुगलक राजवंश कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा टॉपिक खिलजी वंश का टॉपिक